Today we study about the next topic, that is mathematical expression of a wave. Progressive wave हमको मालूम है, progressive wave which is defined by the wave which is continuously advance in a given direction is called as the progressive wave. और इससे पहले हम दो टाइप की वेव देखे थे, एक था ट्रांसवर्स वेव और दूसरा है लॉन्जिट्यूडनल वेव. तो ट्रांसवर्स वेव में स्टडी किए थे कि पार्टिकल ऑफ द मीडियम एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ट्रांसवर्स वेव में स्टडी किए थे ट्रांसवर्स वेव, इसमें पार्टिकल of the medium and direction of propagation of wave both are perpendicular to each other, and in longitudinal wave direction of vibration of particle and direction of propagation of wave both are parallel to each other is called as the longitudinal wave. Both are parallel to each other. अगर पैरेलल रहेगा तो लॉन्जिट्यूडनल वेव बनेगी. इसकी एग्जांपल हम देखे थे, स्प्रिंग को हेलिकल स्प्रिंग को अटैच कर दिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ द लोड, और लोड को अगर स्ट्रेच किया जाता है तो स्प्रिंग का जो पार्टिकल है वो अपवर्ड और डाउनवर्ड क्या होता है, वाइब्रेट होता है. तो ये डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल है और वेव भी इसी डायरेक्शन में प्रोपगेट होगी. तो दोनों की डायरेक्शन कैसी हो गई, पैरेलल हो गई. तो इस टाइप की वेव को कहा जाता है लॉन्जिट्यूडनल वेव. और साउंड भी एग्जाम्पल है लॉन्जिट्यूडनल वेव की. साउंड जो है वो एग्जाम्पल है लॉन्जिट्यूडनल वेव की, कि अगर कहने वाला जब कहता है और लिसनर उसको लिसन करता है तो एयर के पार्टिकल जो इलास्टिक मीडियम कैरेक्टरिस्टिक रखते हैं, कंटिन्यूसली क्या होते हैं, वाइब्रेट होते हैं. वाइब्रेशन होने के बाद ये ईयर ड्रम पर जाकर इंसिडेंट होते हैं और उसके बाद ब्रेन उसको सेंस करने के बाद इंटरप्रीट करता है और हमको फील होता है कि साउंड सुनाई दे रही है. तो इस तरीके से अल्टरनेट कॉम्प्रेशन और रेयरफेक्शन बनता है. यानी एयर के जो पार्टिकल है वो कॉम्प्रेस होंगे, कॉम्प्रेस होने पर डेंसिटी क्या हो जाती है, ग्रेटर हो जाती है. रेयरफेक्शन पार्टिकल फार टू ईच अदर जाएंगे, प्रेशर कम हो जाएगा. इस तरीके से कंटिन्यूअस डेंसिटी प्रेशर चेंज होता है, वॉल्यूम भी चेंज होता है. तो एयर के पार्टिकल कॉम्प्रेशन और रेयरफेक्शन बनाकर साउंड वेव को क्या करते हैं, प्रोपगेट करते हैं. तो ये डिफरेंट उसकी कैरेक्टरिस्टिक है. और उसमें हम देखेंगे कि उसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, कि अगर वेव ट्रेवल होती है और अगर उसको हम कंसिडर कर लेते हैं कि फंक्शन ऑफ पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एक्स एंड द टाइम टी, तो फंक्शन ऑफ द वेव डिस्क्राइब द शेप एट इंस्टेंट टाइम टी विच इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी. वाई क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल. एक्स क्या है, उसका फंक्शन है. टी क्या रिप्रेजेंट करेगा, टाइम. ए इज इक्वल टू ए साइन. हार्मोनिक फंक्शन के लिए साइन और कोसाइन की टर्म यूज होती है. तो ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव. अब यहाँ पर जो ए की टर्म है, ए तो एम्पलीट्यूड है, ए के ओमेगा एंड फाइव. ये जो टर्म है ये सब कैसी है, कांस्टेंट है. ये दीज टर्म्स आर कांस्टेंट है. अब हमको देखना है कि अगर इक्वेशन को फंक्शन के तौर पे अगर लिखेंगे कि एट टी इज इक्वल टू टी नॉट, देयरफॉर वाई एक्स कॉमा टी नॉट, टी को चेंज कर देंगे किससे, टी नॉट से, विच इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी नॉट प्लस फाइव. यह इक्वेशन को लिखा जा सकता है ए साइन के ऑफ एक्स प्लस ये जो टर्म कांस्टेंट है उसकी जगह लिख देंगे कांस्टेंट. तो इक्वेशन को हम इसे लिख सकते हैं. और अगर उसको फंक्शन को भी चेंज करेंगे तो एक्स को फिक्स्ड लोकेशन के लिए हम कंसिडर करेंगे, एक्स इक्वल हो जाएगा किसके, एक्स नॉट के. तो इक्वेशन चेंज हो जाएगी, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट. तो इक्वेशन वाई ऑफ एक्स टी एक्स नॉट टी विच इज इक्वल टू ए साइन के एक्स नॉट माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव. तो इसको लिखेंगे ए साइन, बाकी की टर्म तो है कांस्टेंट, तो उसकी जगह लिखेंगे कांस्टेंट माइनस ओमेगा टी. तो ये क्या रहेगी, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन.
और x की वैल्यू x0 तक वेरीज हो जाएगी एज एस फंक्शन ऑफ साइन। तो ये डिफरेंट इक्वेशन है। और वेव को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अगर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में अगर वेव ट्रेवल हो रही है तो हम उसको लिखेंगे y x ऑफ t इज इक्वल टू a साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस फाइव। इफ द वेव इज ट्रेवलिंग इन द निगेटिव एक्स डायरेक्शन तो हमारी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू एक्स टी ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये निगेटिव डायरेक्शन के लिए रहेगा। और अगर वेव हमारी ट्रेवल हो रही है पॉजिटिव डायरेक्शन में तो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में तो इक्वेशन लिखेंगे ए साइन के एक्स नॉट माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। तो डायरेक्शन जो है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर क्या ए की जो टर्म है वो क्या बताएगा, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, ओमेगा क्या रहेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और के क्या रहेगा, एंगुलर वेव नंबर। के इज इक्वल टू एंगुलर वेव नंबर और ए की वैल्यू क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो इस तरीके से वेव की एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आगे हम देखना क्या है कि स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव। तो स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव मैथमेटिकल उस पे देखेंगे कि लॉन्जिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव की दोनों की स्पीड कैसी होती है, डिफरेंट होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे द स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव, द स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव। तो वेव्स हमारी कौन सी है, लॉन्जिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स, लॉन्जिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव्स which have different speeds, different speeds। अब पहला हम देखेंगे द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव। The speed of transverse wave is determined by the restoring force produced in the medium when it is disturbed। मीडियम डिस्टर्ब होगा और तो उस पर स्पीड डिपेंड करेगी किसके ऊपर, इनर्शिया, यानी इनर्शिया कहेंगे किसको, मास डेंसिटी ऑफ द मीडियम, एंड द वेव प्रोड्यूस इन ए स्ट्रिंग ऑफ द ट्रांसवर्स वेव। स्ट्रिंग की एग्जांपल हम देखे थे कि स्ट्रिंग को स्ट्रेच करेंगे और उसको जर्क देंगे तो उसमें ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस्ड होती है। अब वो स्ट्रिंग टाइट रहेगी तो उसमें क्या प्रोड्यूस्ड होगा, टेंशन, और इस जो रोप है उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, लीनियर मास डेंसिटी, उसको रिप्रेजेंट करेंगे किससे, एम से। तो एम बताएगा क्या, लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी स्मॉल एम इज इक्वल टू एम बाय एल, यानी मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। एल क्या रहेगा, रोप की लेंथ, एम क्या रहेगा, मास ऑफ द पार्टिकल, यानी रोप किसकी बनी है। तो मास पर यूनिट लेंथ क्या बनेगा, लीनियर मास डेंसिटी। अब जिस मीडियम में हमारी वेव है तो उसके इनर्शियल प्रॉपर्टी भी इसके ऊपर अफेक्ट करेगी। तो इनर्शिया, क्योंकि मीडियम का इलास्टिक और इनर्शियल प्रॉपर्टी रहेगी तभी वेव क्या होती है, प्रोपगेट होती है। और अगर स्ट्रिंग स्ट्रेच्ड कंडीशन में रहेगी, जर्क देंगे तो वेव प्रोड्यूस्ड होगी। तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू अंडर रूट टी बाय एम। तो m क्या रहेगा, लीनियर मास डेंसिटी, और t क्या रहेगा, टेंशन प्रोड्यूस्ड इन द स्ट्रिंग। t क्या है, टेंशन प्रोड्यूस्ड इन स्ट्रिंग। तो डेरिवेशन ऑफ द फार्मूला जो है, यानी ये फार्मूला जो डिराइव किया गया है v इज इक्वल टू अंडर रूट टी बाय एम, इसका डेरिवेशन नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला है। सिर्फ इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि किसके ऊपर ये वेव जो है डिपेंड करती है, तो टेंशन के ऊपर डिपेंड करती है और लीनियर मास डेंसिटी,
इट डज नॉट डिपेंड ऑन वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी दोनों के ऊपर डिपेंड, डज नॉट डिपेंड यानी नॉट डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। ये पॉइंट भी याद रखना। डिपेंड किसके ऊपर करती है? टेंशन एंड लीनियर मास डेंसिटी, इसके ऊपर क्या करती है? वेव डिपेंड करती है। इसी तरीके से हम निकालेंगे क्या? स्पीड ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव। स्पीड ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव। लॉन्जिट्यूडनल वेव। लॉन्जिट्यूडनल वेव क्या है? पार्टिकल ऑफ द मीडियम ऑसिलेट होगा बैक और फोर्थ डायरेक्शन में, यानी क्या बनेगा? अल्टरनेटली हमारा कॉम्प्रेशन और रेयरफेक्शन, इस तरीके से हमारी लॉन्जिट्यूडनल वेव्स प्रोपगेट होती है। तो दिस कॉज कॉम्प्रेशन एंड रेयरफेक्शन विच ट्रेवल इन द मीडियम possess द elasticity ऑफ द property। मीडियम कैसा होना चाहिए? द मीडियम शुड बी elastic। प्रॉपर्टीज में याद रखना कि प्रॉपर्टीज रिड्यूस्ड हो गई है सिलेबस में, लेकिन हमको आपको मालूम होना चाहिए कि द मीडियम शुड बी इलास्टिक। मीडियम का इलास्टिक होना नेसेसरी है। तो स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड, यानी हम बताएंगे कि स्पीड ऑफ साउंड बोलेंगे तो यानी इसको क्या कहा जाएगा? वेलोसिटी इन लिक्विड एंड वेलोसिटी इन सॉलिड, और हमारा क्या आएगा? वेलोसिटी इन गैस। तो इसका रिलेशन देखेंगे कि वेलोसिटी ऑफ, या हम कह सकते हैं स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड एंड सॉलिड इज हायर, यानी सॉलिड और लिक्विड में वेलोसिटी कैसी होती है? हायर। इस दो कंडीशन में वेलोसिटी हायर रहेगी दैट ऑफ इन गैसेस। तो रिलेशन हमारा क्या हो जाएगा कि स्पीड ऑफ साउंड ऑफ ए लॉन्जिट्यूडनल वेव इन ए आइडियल गैस इज गिवन बाय द न्यूटन्स फार्मूला। और न्यूटन्स फार्मूला से पूरा एक फार्मूला डिराइव किया गया है। सिर्फ आपको ये मालूम होना चाहिए कि वेलोसिटी इन सॉलिड इज ग्रेटर वेलोसिटी इन लिक्विड विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी इन गैसेस। तो हम न्यूटन्स फार्मूले पे देखेंगे कि वेलोसिटी ऑफ द साउंड, यानी निकालेंगे फार्मूला न्यूटन्स फार्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड। वेलोसिटी ऑफ साउंड के लिए अगर हम देखेंगे कि वेव जब ट्रैवल होती है तो न्यूटन ने स्टडी करके क्या बताया कि डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मीडियम की डेंसिटी ग्रेटर रहेगी तो कॉम्प्रेशन, और जब डेंसिटी कम हो जाएगी तो क्या बनेगा? रेयरफेक्शन। तो इलास्टिसिटी के ऊपर डिपेंड हो गया। तो न्यूटन से फार्मूले का रिलेशन क्या है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट ई अपॉन रो। वेलोसिटी v इज इक्वल टू अंडर रूट ई अपॉन रो। तो ई क्या है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यहाँ लिखोगे ई इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और रो इज डेंसिटी ऑफ द मीडियम। तो न्यूटन assumed that during the propagation of the sound there is no change in the average temperature of the medium, और साउंड प्रोपगेट इन वेव आइसोथर्मली। इसका मेन अजम्पशन यही था कि अगर वेव ट्रैवल होती है तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता। ये जो प्रोसेस है वो कैसा है? आइसोथर्मल, और टेम्परेचर कैसा रहेगा? हमेशा कांस्टेंट रहेगा, यानी जब वेव प्रोपगेट होती है। तो आइसोथर्मली इलास्टिसिटी शुड बी कंसिडर्ड, ऐसा कंसिडर किया था। और वॉल्यूम द इलास्टिसिटी ऑफ एयर डिटरमाइंड अंडर द आइसोथर्मल चेंज इज कॉल्ड आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस एंड इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर P। और उससे उसने कैलकुलेशन किस तरीके से किया कि द वॉल्यूम ऑफ इलास्टिसिटी, यानी बताया गया क्या कि वॉल्यूम ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ एयर डिटरमाइंड अंडर आइसोथर्मल चेंज। आइसो मीन्स सेम, थर्म यानी रिलेटेड विद हीट, यानी टेम्परेचर कैसा रहेगा? सेम रहेगा। आइसोथर्मल चेंज
is called isothermal bulk modulus, is called isothermal bulk modulus, isothermal bulk modulus, and is equal to the, and it is equal to the atmospheric pressure, and it is equal to the atmospheric pressure. एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिप्रेजेंट किया जाएगा किससे, ई से, यानी ये ई को माना किसके ऊपर, पी के इक्वल। तो फार्मूला जो है वो क्या हो जाएगा, वी इज इक्वल टू अंडर रूट ई अपॉन पी से फार्मूला, ई अपॉन रो से फार्मूला क्या बन गया, वी इज इक्वल टू अंडर रूट पी अपॉन रो। अब पी क्या है, प्रेशर है। प्रेशर के लिए फार्मूला अगर एट NTP निकालेंगे तो पी इज इक्वल टू एच रो जी, एच रो जी। तो उसको लिखा गया प्रेशर इज इक्वल टू एच डी जी, यहाँ पर लिख लेंगे प्रेशर इज इक्वल टू एच रो जी। तो एच रो क्या रहेगा, उसकी डेंसिटी, डेंसिटी को डिनोट किया गया किससे, डी से, और ये जी। तो फार्मूले को हम क्या लिखेंगे, वी इज इक्वल टू अंडर रूट एच डी जी डिवाइडेड बाय डेंसिटी क्या है, रो, डेंसिटी क्या है, रो। अब यहाँ पर सबकी वैल्यू लिखेंगे। H इज इक्वल टू 0.76 मीटर ऑफ Hg, मर्क्यूरी की हाइट बताएंगे। D क्या है, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी कितनी है, 13600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी इज इक्वल टू, डेंसिटी इक्वल है किसके, डेंसिटी इज इक्वल टू 1.293 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये क्या है, डेंसिटी इन एयर, डेंसिटी इन एयर। अगला है जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब सब वैल्यू फार्मूले में रख देंगे। तो v इज इक्वल टू अंडर रूट एच डी जी अपॉन रो। तो वैल्यूज रखेंगे, अंडर रूट हाइट कितनी है 0.76 इंटू डेंसिटी 13600 इंटू 9.8 ग्रेविटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी 1.293 डेंसिटी ऑफ एयर। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 279.9 मीटर पर सेकंड एट NTP, यानी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। तो दिस वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फार्मूला। ये वेलोसिटी ऑफ साउंड है लेकिन अकॉर्डिंग किसके है, न्यूटन्स फार्मूले के। But the experimental value of velocity of sound at 0 degree C is determined earlier by number of scientists, that is 332। तो अब वेलोसिटी जो डिफरेंट साइंटिस्ट ने निकाली गई वो कितनी थी, 332, और दोनों के अक्रॉस में जो है वो ज़्यादा डिफरेंस आया था। यानी जो डिफरेंस है 16% ग्रेटर है देन द ओरिजिनल एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू डिफरेंट साइंटिस्ट ने किया उस वैल्यू से 16% जो है वो हमारी वैल्यू कैसी आई थी, न्यूटन्स की लेस देन आई थी। और बाद में यानी जो हमारी 332 वो ग्रेटर है। ऐसे भी कह सकते हैं कि 332 ग्रेटर है 16%, या ये कह सकते हैं कि 279.9 जो है वो कैसी है, 16% लेस है। तो फिर ये जो न्यूटन की थ्योरी थी उसको क्या कर दिया गया, न्यूटन की थ्योरी को डिस्कार्ड किया गया, और उसके बाद अगली थ्योरी आई लैप्लास, और लैप्लास ने इसके अंदर करेक्शन किया, और करेक्शन करके इस फार्मूले को बताया। तो इस थ्योरी को कहा जाता है लैप्लास करेक्शन। लैप्लास करेक्शन, लैप्लास करेक्शन क्या था कि जो इसने कंसीडर किया था कि ये जो प्रोसेस है वो आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो उसने आगे बताया कि ये जो प्रोसेस है ये आइसोथर्मल नहीं है, बल्कि ये प्रोसेस जो है वो रैपिड प्रोसेस है। और जब रैपिड प्रोसेस रहेगा तो फ्रीक्वेंसी जो है वो कॉम्प्रेस्ड होगी और रेयरफेक्शन होगा,
और इस प्रोसेस में जो है टेम्परेचर जो है वो कैसा होता है, कांस्टेंट नहीं रहता। जब कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं रहेगा तो उसने ये बताया कि ये प्रोसेस जो है वो एडियाबेटिक प्रोसेस है। ये याद रखना डिफरेंस, ये प्रोसेस कैसा है, एडियाबेटिक प्रोसेस है। जब एडियाबेटिक प्रोसेस उसने कंसीडर करके किया तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई पी के इक्वल नहीं आया, बल्कि ई इक्वल माना उसने ग्यामा पी के, और ग्यामा की वैल्यू उसने बताई कि ग्यामा इक्वल होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और उसने ग्यामा की वैल्यू सॉल्व करके बताया कि ये इक्वल होती है किसके, 1.41 के। तो इस फार्मूले से अब करेक्शन उसने किया, और फार्मूला क्या हो गया कि वेलोसिटी v इज इक्वल टू अंडर रूट ग्यामा पी डिवाइडेड बाय रो। अब जो पूरा कैलकुलेशन था वो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू, यानी यहाँ पे एक टर्म बढ़ गई आपकी 1.41, बाकी सब तो वैसे ही रहेगा, 0.76 इंटू 13,600 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाय 1.293। तो इक्वेशन आई v इज इक्वल टू 332.3 मीटर पर सेकंड। सॉल्व करने के बाद तो इस वेलोसिटी को कहा जाता है लैप्लास करेक्शन। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। तो जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के कैसी थी, नियर थी, तो इस फार्मूले को क्या किया गया, एक्सेप्ट किया गया। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, न्यूटन्स में और लैप्लास में। न्यूटन्स क्या कहा था कि ये जो प्रोसेस है आइसोथर्मल है, और ये कहता है कि जो प्रोसेस है वो कैसा है, एडियाबेटिक प्रोसेस है। आइसोथर्मल यानी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा, आइसोथर्मल यानी टेम्परेचर कांस्टेंट, और अकॉर्डिंग टू लैप्लास क्या है कि टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब क्या कि ये कॉम्प्रेशन और रेयर फ्रैक्शन जो है वो फास्ट बनता है, और कोई चीज़ जब फास्ट होगी तो टेम्परेचर रैपिड चेंज होने की वजह से टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। और जब इंक्रीज़ होगा टेम्परेचर तो हीट जो है वो इस प्रोसेस के लिए डिसिपेशन ऑफ टाइम, यानी टाइम जो है लेस है और हीट ज़्यादा है, तो टोटल हीट कंटेंट रिमेन्ड द सेम। सच ए प्रोसेस इज कॉल्ड एडियाबेटिक प्रोसेस, और एडियाबेटिक इलास्टिक मस्ट बी एडियाबेटिक एंड नॉट आइसोथर्मल इलास्टिक अकॉर्डिंग टू लैप्लास। और उसने एक टर्म दी ग्यामा, और ग्यामा को इक्वल बताया स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और उसकी वैल्यू दिया 1.41, और उससे सॉल्व करके बताया कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर कितनी होती है, 332.3 मीटर पर सेकंड, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के करीब थी। तो इस फार्मूले को जो है वो एक्सेप्ट किया गया कि लैप्लास करेक्शन से वेलोसिटी कितनी आई, 332.3 मीटर पर सेकंड, और वेलोसिटी चेंज होते रहती है 330 मीटर पर सेकंड से लेके 350 मीटर पर सेकंड तक। ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, नेचर यानी क्लाइमेट कैसा है, वेदर कैसा है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है।